SK21 Surgery Paper Number 1 Lecture Number 1. An 18-year-old girl with bicornuate uterus is most likely due to which of the following abnormality. तो इसमें आपके जो appropriate आंसर है कि इसमें आपके साथ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं वो फ्यूज़ नहीं होते, ठीक है, तो उसकी वजह से बाइकॉर्नुएट होता है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस आपको मिलता है। तो दिस इज़ ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स। अच्छा, तो अगर आपने मेडिसिन के पेपर्स देखे हैं और जो लेक्चर्स मैंने दिए हैं तो सर्जरी में मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, तो इसमें हम अपनी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे, ठीक है। 20-year-old girl presents with progressive pallor, easy fatigability and lethargy. Her blood film shows absolute lymphocytosis। तो ये एक टिपिकल कीवर्ड है, जब भी आपको absolute lymphocytosis मिल जाए और 85% lymphocytes होंगे with more than 85% lymphocytes, this is infectious mononucleosis, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या है, दिस इज़ infectious mononucleosis। लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है, तो ये रिपीटेड एमसीक्यू है। इट ब्लॉक्स सोडियम चैनल इन आयनाइज्ड फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन रन्स अलॉन्ग द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो लैड के साथ कौन सा ग्रेट कार्डियक वेन होता है, ठीक है। लैड के साथ आपको इसी तरह याद होने चाहिए कि लैड आपने देखा ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन जो है आपके साथ पोस्टीरियरली होता है, और जो स्मॉल कार्डियक वेन है वो आपके साथ मार्जिनल आर्टरी के साथ होता है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग फ्रॉम द पोस्ट ड्यूडेनल अल्सर, रप्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी। तो जब भी पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर की बात हो तो वहाँ पे आपके साथ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होगी, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक की बात हो वहाँ पे फिर आपके साथ स्प्लीनिक आर्टरी होती है, लेकिन आपके साथ पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम की बात हो वहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर ट्रॉमा ऑन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पेशेंट हैव ब्लीड एंड पेन ड्यू टू विच स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में आपके साथ रेडियल आर्टरी का डैमेज होता है, ठीक है, रेडियल आर्टरी। अच्छा, पेशेंट हु इज़ डायग्नोज केस ऑफ पैंक्रेटाइटिस हैज़ प्रॉब्लम ऑफ माल एब्जॉर्प्शन, विच टाइप ऑफ डाइट विल यू एडवाइज हिम। तो ये भी रिपीटेड है कि पैंक्रेटाइटिस का पेशेंट है, उसको माल एब्जॉर्प्शन है, तो उसको आपने मीडियम प्लस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स रिकमेंड करने हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल इन्फार्क्शन ड्यू टू SMA ब्लॉक, विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन स्पेयर्ड। तो इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो विच इज़ नॉट सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, दैट इज़ द डिसेंडिंग कोलॉन विच इज़ सप्लाइड बाय द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। विच स्ट्रक्चर इज़ डिराइव फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म। तो ये भी रिपीटेड MCQ है, ये सिलरी एपिथेलियम जो है आपके साथ न्यूरोएक्टोडर्म से डिराइव होता है। न्यूरोएक्टोडर्म के डिराइवेटिव्स हैं ऑप्टिक कप से आपके साथ रेटिना, डायलेटर और स्पिंक्टर प्यूपुलाई, और एपिथेलियम ऑफ आइरस और सिलरी बॉडी है। जो ऑप्टिक स्टॉक है वहाँ से ऑप्टिक नर्व, ये सारे के सारे न्यूरोएक्टोडर्म के डिराइवेटिव्स हैं। सेंस ऑफ वाइब्रेशन इज़ कैरिड वाया ब्रेन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी मैंने आपको कहा था वाइब्रेशन की बात आ जाए आपके माइंड में डायरेक्टली DCML आना चाहिए, ठीक है। 30-year-old patient presents with right-sided hemiplegia and left-sided facial weakness and drooling from mouth. Lesion कहाँ पे है, दिस इज़ इन पॉन्स। ये आपके साथ क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया का कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। जो कि अनक्रॉस्ड होता है उसका मतलब है कि ये क्रॉस नहीं हुआ, इसमें सेम साइड पे आपके साथ पैरालिसिस भी होगी, सेम साइड पे आपके साथ जो है क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व होगा। तो कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लीजिया होगा और कॉन्ट्रालैटरल क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे अगर अनक्रॉस्ड होगा तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स या इंटरनल कैप्सूल में लीजन होगा। क्रॉस्ड में एक साइड में हेमिप्लीजिया होता है, दूसरे साइड का क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होता है, और उसमें आपके साथ मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला में लीजन होगा। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेरिफेरल टिंगलिंग, नमनेस, डिप्लोपिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, उसको डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ डायग्नोज हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम सेल्स आर अफेक्टेड इन दिस डिजीज़। तो जब भी CNS की बात आ जाए तो उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, कॉप्स निमोनिक है, और PNS की बात आ जाए तो उसमें श्वान सेल्स।
अच्छा, बाई टेम्पोरल हेमोनोपिया में ऑप्टिक कियाज़मा इन्वॉल्व होता है, लेकिन कौन सा ऑप्टिक कियाज़मा? दैट इज़ योर मिडल ऑप्टिक कियाज़मा। पेशेंट जो है ब्लाइंड फोल्डेड आस्क टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर इन हैंड, तो ये भी रिपीटेड है। कौन से एरिया की असेसमेंट आपने करनी है? तो दैट इज़ सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन CKD? तो मैंने आपको एक ड्रग कहा था जो कि नेफ्रोटॉक्सिक है, दैट इज़ जेंटामाइसिन, तो आपने उसको CKD में नहीं देना। 50-year-old पेशेंट इज़ नोन केस ऑफ CKD requires antibiotic therapy from the following cephalosporin, which of the following is the best probable option for him? तो अगर एक पेशेंट है उसको CKD है और उसको एंटीबायोटिक थेरेपी चाहिए, तो आपने उसको देना है सेफ्ट्राइक्सोन। ठीक है, सेफ्ट्राइक्सोन जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है फॉर बिलियरी ट्रैक्ट या बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ या CKD में, क्योंकि इसमें नो डोज एडजस्टमेंट है। ठीक है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी डोज एडजस्टमेंट। 50-year-old patient presents with diplopia, ptosis, weakness in chewing after prolonged effort, normal pupil dryness of eyes, proximal muscle weakness and loss of deep tendon reflexes। तो ये भी रिपीटेड है। जब भी आपको डिप्लोपिया, वीकनेस इन चूइंग आफ्टर प्रोलॉन्ग एफर्ट मिलेगी, तो दिस इज़ लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। पेशेंट स्पाइसिंग डाइल्यूट यूरिन, जिसे एस्टिनोरिया कहते हैं, उसको ट्यूबोग्लोमेरुलर प्रॉब्लम भी है, तो व्हाट अदर फैक्टर विल यू सी इन दिस कंडीशन? तो उसका यूरिनरी सोडियम भी लो हुआ होगा। ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सेंट्रल चेस्ट पेन, ECG में आपको ST एलिवेशन ऑफ लीड 1, 2 एंड AVL, तो मैंने ये भी कहा था जब भी आपको L नज़र आए दैट इज़ लेटरल वॉल MI। A patient sustained a splinter injury from a blast resulting in damage to the pericardium. During surgery, the pericardium was found to be damaged. ये वही कर्ली सैक वाला MCQ है जिसमें oblique sinus involved है। The surgeon inserted her fingers into pericardium to locate a piece of shrapnel moving inferiorly, then upwards and to the right, where her fingers stop at the cul-de-sac near the base of the heart. ठीक है, by a fold of pericardium. What is the most probable location of the finger? That is your oblique sinus. This is a repeated MCQ. अच्छा, मीडियन आपने इन वैल्यूज़ में फाइंड करना है, तो दो दरमियान वाले ले लो। ठीक है, अगर आपके साथ इवन नंबर्स आ रहे हैं तो दो दरमियान वाले ले लो, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लो, दैट इज़ 27.5। If ulnar nerve damage, then supply will be lost to which of the following? तो ulnar nerve medial side को सप्लाई करता है, palmar और dorsal दोनों medial side को। ठीक है, तो medial 1/3 of palmar and dorsal hand। पेशेंट को का यूरिन पोटेशियम कंसनट्रेशन 50 मिलीमोल है, यूरिन फ्लो रेट उसका 2 मिलीलीटर पर मिनट है। व्हाट इज़ द पोटेशियम एक्सक्रीशन रेट? तो दैट इज़ 0.1 मिलीमोल पर मिनट। ठीक है, इसके कैलकुलेशन अगर आपने करनी है तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, पोटेशियम एक्सक्रीशन जो है यूरिन फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय यूरिन पोटेशियम कंसनट्रेशन। 19-year-old गर्ल प्रेजेंट्स विद लैक ऑफ हाइट इंक्रीज आफ्टर प्यूबर्टी, तो इस पहले लाइन से ही डायग्नोज होता है कि दिस इज़ एक्रोमेगैली। शी हैज़ नॉर्मल ब्लड प्रोफाइल एंड ब्लड शुगर, तो इसमें हम कौन सा हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी आपको पाई जाएगी? दैट इज़ डिक्रीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1। फीमेल child with karyotype 46XX presents with ambiguous genitalia, virilization and hypertension। तो जब भी आपको डबल X नज़र आए, डबल X इज़ फॉर कैच। कैच मतलब CAH, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसी से याद रखो। XY की बात आ जाए, सेम सिनेरियो होगा, तो दैट इज़ टेस्टिकुलर फेमिनिनाइजेशन सिंड्रोम। उसमें अक्सर आपको मिलता है एब्सेंट यूट्रस एंड वेजाइना ऑन अल्ट्रासाउंड, ये भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। साइंटिस्ट ऑब्जर्व सेल अंडर माइक्रोस्कोपी, अ सेल शोज क्रोमेटिन कंडेंसेशन, श्रिंकेज एंड साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स। तो इसमें मैंने आपको कहा था कि श्रिंकेज इज़ द की वर्ड। जब भी आपको श्रिंकेज का वर्ड नज़र आए और ऑप्शन में एपोप्टोसिस हो, तो डायरेक्टली गो विद एपोप्टोसिस। अच्छा, उसको क्रोमेटिन कंडेंसेशन, श्रिंकेज है एंड साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स हैं, और दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपोप्टोसिस। लॉस ऑफ सुपिनेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ द आर्म अलॉन्ग सेंसेशन लॉस फ्रॉम लेटरल फोर आर्म, तो सेंसेशन लेटरल फोर आर्म को कौन सप्लाई करता है? दैट इज़ योर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व।
A young patient presents with sudden unilateral pitting edema of the right leg. Patient is unable to move his leg. Investigation reveal filariasis. तो ये भी रिपीट है. फिलीरिएसिस में हम कौन सा ड्रग देते हैं? हम देते हैं डाई इथाइल कार्बामाजीन. ठीक है. अ पेशेंट चेस्ट पेन विद एम आई सडनली ऑन ऑटोप्सी, व्हाट विल बी फाइंडिंग? तो एम आई की बात है, हार्ट इन्वॉल्व है, विच इज़ अ सॉलिड ऑर्गन, और उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस मिलती है. पेशेंट हैज़ इंक्रीज हेपेटिक ग्लाइकोजन विद नॉर्मल structure of liver, no increase in serum glucose after giving fructose, which enzyme will be deficient? तो ये आपके साथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात कर रहे हैं. वॉन गिरकी में वो आपके साथ डेफिशिएंट होता है. ट्रैकियोस्टमी जो चाइल्ड में है वो आपके साथ C3C4 है, जो एडल्ट में है वो आपके साथ है C2C3. ठीक है, एडल्ट में C2C3, चाइल्ड में C3C4, ये याद रखें. अच्छा, a 25-year-old man used to eat street food. He developed right upper quadrant pain, fever and vomiting. Echinococcus granulosus was found on the CT scan. There was cyst in the liver, but cysts were also seen in the lower lobe of the right lung. Which of the following is the best explanation? तो जब भी Echinococcus granulosus की बात आ जाए, ये आपके साथ डायरेक्टली स्प्रेड होता है लिवर को. ठीक है, तो आप याद रखो डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम लिवर. इन हेमोरेज विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड? तो ये भी रिपीटेड है. हेमोरेज में आपके साथ पीसीटी इफेक्ट होता है. पेशेंट प्रेजेंट्स विद लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन एंड वॉमिटिंग. इन्वेस्टिगेशन रिवील्स एच पाइलोराई इन्फेक्शन. अ स्पेसिफिक थेरेपी इज़ यूज्ड इन दिस केस. अच्छा, एंड सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड इन एच पाइलोराई ट्रीटमेंट शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अल्कोहलिक? ऐसा कौन सा ड्रग है जो एच पाइलोराई की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है लेकिन आपने उसको अल्कोहलिक्स में नहीं देना? दैट इज़ योर मेट्रोनेडाजोल. ठीक है, ये आप याद रखो. इसका ये रीज़न है जो आपके साथ ये एक डाइसल्फिराइम लाइक रिएक्शन करता है. दैट्स वाई आपने इसको अल्कोहलिक में नहीं देना. अगर आपने इसको पढ़ना है यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस. अच्छा, मीनोपॉजल वुमेन एक्सपीरियंसेस हॉट फ्लशेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनल चेंजेस? तो ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है. मैंने आपको कहा था कि मीनोपॉज के बाद वुमेन में जो है आपके साथ एस्ट्रोजन कम होता है और एफएसएच और एलएच बढ़ जाता है. तो एफएसएच बड़ा है. दिस इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसका इन्होंने एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया है. इसको एक प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ना है. जो पेरीमीनोपॉज पीरियड होता है उसमें आपके साथ GnRH, LH और FSH इंक्रीज़ होता है. बाकी सारे की सारी चीज़ें सच एज़ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इनहिबिन और टेस्टोस्टेरोन ये आपके साथ डिक्रीज़ या मॉडरेटली डिक्रीज होंगे. ठीक है. अर्ली पोस्ट मीनोपॉज में आपके साथ क्या होता है? सिर्फ LH और FSH आपके साथ इंक्रीज़ होता है. बाकी सारी चीज़ें GnRH और ये एस्ट्रोजन, इनहिबिन वगैरह ये सारी डिक्रीज़ होंगी. ठीक है. तो पेरीमीनोपॉज में याद रखना है कि GnRH बढ़ जाता है, LH और FSH भी बढ़ जाते हैं. अर्ली पोस्ट मीनोपॉज में सिर्फ और सिर्फ LH और FSH इंक्रीज़ होता है, बाकी सारी चीज़ें डिक्रीज़ होंगी. जो लेट मीनोपॉज है उसमें सब कुछ डिक्रीज़ होता है, एवरीथिंग इज़ डिक्रीज्ड. GnRH, LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिक्रीज्ड होंगी या अनडिटेक्टेबल होंगी. ठीक है. पेशेंट अंडरगोज थायरॉयडेक्टमी एंड पोस्ट ऑपरेटिवली डेवलप लो पिच वॉइस एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई पिच साउंड. तो SK21 का सबसे फर्स्ट MCQ भी ये है कि हाई पिच साउंड में आपके साथ एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व इन्वॉल्व होता है. A few days old child presents with abdominal distension and vomiting and was diagnosed as Hirschsprung disease. तो Hirschsprung disease के आपके साथ ये सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि Hirschsprung डिजीज़ में कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व होता है? इसमें S2, S3 और S4 इन्वॉल्व होता है. दूसरी बात याद रखें कि इस Hirschsprung डिजीज़ के लिए हम रेक्टल बायोप्सी करते हैं, उस पर भी MCQ आया है. A 6-month married couple has visited fertility clinic with complaints of subfertility. Couple states that they have been having regular unprotected intercourse for 2 to 3 times per week. या इस क्वेश्चन में ये आपसे परसेंटेज पूछेंगे. ठीक है, जो कि 80% चांसेस है अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है. ठीक है, तो उसमें 80% चांसेस है. ये भी रिपीटेड है. व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कपल्स हु कंसीव विद इन 1 year ऑफ ट्राइंग? तो 1 साल में अगर वो ट्राई करेंगे
तो द परसेंटेज इज़ 80%। अगर 6 मंथ्स में ट्राई करेंगे 70%, 1 ईयर में 80%, 24 मंथ्स में 90%। बुपीविकेन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछा है, तो लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बुपीविकेन का सेम है, ये भी एनेस्थेटिक है, ये आपके साथ सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। Patient got an RTA in which he sustains pelvic fracture, tibial fracture, and an avulsion of rectus femoris muscle from the ACEs. Muscle repair will primarily be initiated by stem cell located in which of the following? तो ये भी आपके साथ रिपीटेड है कि एक टिबियल फ्रैक्चर हुआ है, avulsion of rectus femoris muscle है from the ACEs muscle, anterior superior iliac spine muscles। ठीक है, तो इसमें endomysium is the correct option। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन पॉज एंड रीड। अच्छा, in a patient with 75% arterial blockage due to atherosclerotic plaque, which type of cells plays the main role in pathogenesis? तो जब भी आपसे एथीरोस्क्लेरोसिस के बारे में पूछते हैं और उसमें कौन से टाइप के सेल्स इन्वॉल्व है, तो दैट आर द एंडोथीलियल सेल्स। अच्छा, ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का सीक्वेंस क्या है, तो मैंने आपको कहा था DTBP, 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 डैमेज्ड वॉल, थ्रोम्बस, बैक्टीरियमिया, पेनिट्रेशन, DTBP। ठीक है, द न्यू बॉर्न बेबी स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम स्टम्प ऑफ अम्बलाइकस एंड नोज आफ्टर 2 days ऑफ बर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग? वाइटामिन डिफिशेंसी, तो यूजुअली जब एक बेबी बॉर्न होता है उसको डायरेक्टली थाई में जो है विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। अगर उसको वो इंजेक्शन नहीं मिला होगा तो उसको ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टम्प या अम्बलाइकस या नोज़ आफ्टर 2 days ऑफ बर्थ उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह होगी। सो द डेफिशिएंट विटामिन इज़ विटामिन के ड्यू टू स्टेराइल गट, नॉट ड्यू टू DIC। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ टीथ? तो जो डिऑक्सीसाइक्लिन है वो आपके साथ ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करता है। टीट्रासाइक्लिन याद रखिए, टेट्रासाइक्लिन कॉजेज टीथ डिस्कलरेशन। ठीक है, या ब्लैक डिस्कलरेशन इज कॉज्ड बाय डिऑक्सीसाइक्लिन। अच्छा, पेशेंट विद टॉल हाइट, डिलेड प्यूबर्टी, हैविंग स्मॉल टेस्टिस, एजोस्पर्मिया, लार्ज लेग्स एंड गायनेकोमास्टिया, कैरोटाइप इज 47XXY। तो बस ये चीज़ आपको दे दी आपने और कुछ देखना भी नहीं है। 47XXY आपको किस चीज़ में मिलता है? दैट इज़ योर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन डी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। 65-year-old immunocompromised patient develop hospital acquired pneumonia. Which factor most influences the mechanism by which pathogen cause infection in the patient? तो ये आपके साथ डिपेंड करता है पैथोजन टाइप में और इम्यून स्टेटस ऑफ द पेशेंट पे डिपेंड करता है कि अगर एक पेशेंट है उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया हुई है तो कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा कि ये पैथोजन इन्फेक्शन कर रहा है या नहीं। तो आपने पैथोजन के टाइप को देखना है कि ये कौन से टाइप का पैथोजन है और पेशेंट के इम्यून सिस्टम स्टेटस को देखना है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है या ख़राब है। अगर ख़राब होगी तो ऑब्वियसली ही विल बी इन्फेक्टेड मोर। ठीक है, अ फीमेल आफ्टर RTA admitted in ICU on ventilation. On admission, chest X-ray was cleared, but after few days, patient condition was deteriorated and developed fever and bilateral lung consolidation. What is the best investigation of choice in this patient? तो ICU पेशेंट वेंटिलेशन पे है, चेस्ट एक्सरे इनिशियली की जो कि क्लियर हुई, फिर उसकी कंडीशन ख़राब हो गई, उसको फीवर और बायलैटरल लंग कंसोलिडेशन हुआ है, तो आपने इसमें ब्लड कल्चर करना है और ट्रैकियल एस्पायरेट भी साथ में करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट? तो अनलॉकिंग के लिए हमने कहा था कि दैट इज़ पॉप्लिटियस और जो लॉकिंग है दैट इज़ क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। अनलॉकिंग में आपके साथ पॉप्लिटिस मसल आता है। पेशेंट गॉट अ स्टैब वाउंड 3 cm वर्टिकल ऑन द लेटरल राइट साइड ऑफ द लीनिया एल्बा। इनिशियली ही वाज फाइन बट देन डेवलप्ड हाइपोटेंशन एंड शॉक। विच वेसल इज़ मोस्ट लाइकली डैमेज? तो जब भी आपको इस तरह का सिनेरियो मिले, एक पेशेंट को लेटरल साइड ऑफ द लीनिया एल्बा पे कोई स्टैब वगैरह हुई है, उसके बाद हाइपोटेंशन है, दैट इज़ IVC डैमेज, inferior vena cava की डैमेज है। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू वांट टू रीड
30-year-old patient presents in urology OPD with urinary problems, so he was advised IV contrast imaging. It was observed that the dye is reaching the right lumbar area but no contrast visualized in the left lumbar area, but a shadow seen on the superior aspect of the bladder. ठीक है, द मोस्ट लाइकली कॉज इज़, तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है कि आपको इस पेशेंट को ऑलरेडी यूरिनरी प्रॉब्लम है, उसके लिए उसको कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग हुई है, और आपको इन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रास्ट या ये जो डाई उसको दी है ये आपके साथ राइट लंबर एरिया में जा रही है, लेकिन लेफ़्ट लंबर एरिया में वो आपको विजुलाइज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट जो किडनी है वो आपके साथ पेल्विक एरिया में है, दैट्स वाई वो नॉर्मल पोजीशन में आपको नज़र नहीं आ रही। सो दिस इज़ अ पेल्विक किडनी। 42-year-old woman undergoes breast reconstruction surgery after mastectomy for breast cancer. उसको जो है रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी हुई है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। सर्जन ने प्लान किया कि उसका एक फ्लैप हमने हार्वेस्ट करना है फ्रॉम द सुप्राब्यूबिक रीजन टू द लोअर एब्डोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी आर्टरी इज़ इन्वॉल्व्ड या supplies this flap and must be preserved or reconstructed to ensure flap viability। तो सुप्राप्यूबिक एरिया की कौन सी आर्टरी के बारे में ये कह रहे हैं आपको? दैट इज़ योर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वहाँ पे आपके साथ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है। देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग, तो ये भी रिपीटेड है, रिजल्टिंग इन मल्टीपल डेथ्स। इट वॉज फाउंड दैट द रिजर्वायर वॉज माइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेक्टर ट्रांसमिटिंग दिस डिजीज़, तो ये आपके साथ है रेड फ्ली। बुबोनिक प्लेग जो होता है वो फ्लीज की वजह से स्प्रेड होता है, ठीक है। यार्सिनिया पेस्टिस कॉज द बुबोनिक प्लेग, ठीक है, इसका रिजर्वायर रैट्स है, डॉग्स हैं, पेरीरी स्क्विरल्स, ये सारे इसके रिजर्वायर्स हैं, ठीक है। और ये आपके साथ ट्रांसमिट होता है बाय फ्ली बाइट। फ्ली भी एक इंसेक्ट है, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल who had having history of taking frequent antibiotic intake delivered a baby with epistaxis and easy bruisability। which of the following is deficient, तो इसमें भी आपको easy bruisability या epistaxis के बारे में कहा है, ठीक है, that is due to vitamin K। 35-year-old female officer worker who frequently types presents with numbness over the lateral side of her right hand, she is diagnosed with carpal tunnel syndrome। which of the following is the diagnostic for this condition, तो सबसे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इसके लिए हम करते हैं दैट इज़ योर टिनल टेस्ट, ठीक है। फैलन भी हम करते हैं, कार्पल टनल के लिए टिनल भी हम करते हैं, ठीक है। तो टिनल जो है इट इज़ मोस्ट डायग्नोस्टिक। ये फैलन जो है आपके साथ सम टाइम it can give false positive results as well, तो that is why most diagnostic is टिनल, जिस पे हम टैपिंग करते हैं ऑन द मीडियन नर्व, ये आपका जो रिस्ट है इस पे हम टैपिंग करते हैं। फिंकलस्टीन टेस्ट हम किस लिए करते हैं, जो कि आपके साथ एंटीरियर टीनोसाइनोवाइटिस होता है जिसे हम डीकर्वेनियन या मैमी स्तंभ कहते हैं, उसके लिए हम फिंकलस्टीन टेस्ट करते हैं, ठीक है। और एलन अपने लिए देख लें कि ये हम किस में करते हैं, ये दोनों हम कार्पल टनल में करते हैं, और इन दोनों में मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके साथ टिनल टेस्ट है, ठीक है। A patient is undergoing perineal surgery, so she is positioned into Trendelenburg position। which of the following parameter increases in this position, तो जब भी आप एक पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में डालते हो तो उसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। Child presents with history of fall, X-ray of the leg shows a fracture through the tibial epiphysis with involvement of growth plate and mild displacement of metaphyseal fragment। which of the following are you suspecting, तो इस क्वेश्चन के लिए आपने साल्टर हैरिस की जो क्लासिफिकेशन है वो याद करनी है, तो दिस इज़ साल्टर हैरिस टाइप 2, ठीक है। यंग मैन वर्किंग इन फैक्ट्री फॉर द लास्ट 5 years presents with painless hematuria and weight loss। On histopathology, it was confirmed that the patient is suffering from transitional cell carcinoma of the bladder। The most probable agent involved in the pathogenesis is, तो जब भी आपको पेनलेस हेमेचूरिया की बात आ जाए
ठीक है, और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर का जिक्र हो तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ एनिलीन डाई की वजह से होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड इन HIV पेशेंट are to be properly disinfected, but certain instruments needs to be reused in suspected HIV patient। तो जो आपने रीयूज़ करना है HIV पेशेंट में, उसको आपने हाई लेवल डिसइंफेक्शन करवाना है, डिसइंफेक्ट करवाना है। तो द डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रीड दिस, जो 2% ग्लूट्रल्डिहाइड है वो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 1% हाइपोक्लोराइड जो है वो हम ICU में फ्लोर्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिस्टोस्कोप एंड हाइग्रोस्कोप। तो अभी मैंने आपको कहा जो सिस्टोस्कोप या इंस्ट्रूमेंट्स की बात आ जाए उसमें आपने ग्लूट्रल्डिहाइड 2% देना है, ठीक है। 45-year-old male presents to the emergency department with shortness of breath and sinking heart and a history of recent fatigue and muscle weakness। On auscultation उसको bilateral fine crackles नज़र आ रहे हैं, आपको हर्ड हो रहे हैं। ECG अगर आपने उसकी ऑब्टेन की उस पर आपको T wave depression नज़र आ रही है in several leads। which of the following is the cause of this condition? तो कौन सा टी वेव डिप्रेशन आपको, टॉल टी वेव हाइपरकेलीमिया में, टी वेव डिप्रेशन इन हाइपोकेलीमिया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। मीडियोलैटरल एपिजियोटमी में हम विच स्ट्रक्चर इज़ डैमेज, तो मीडियोलैटरल में आपके साथ बल्बोस्पोंजियोसिस डैमेज होता है। जो मीडियन एपिजियोटमी होती है उसमें आपका एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज होता है। अगर आपको ये इस तरह भी MCQ दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिजन इज़ गिवन टू अवॉइड इंजरी टू द एनल या एक्सटर्नल एनल कैनाल या एनल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर आपके साथ डैमेज होता है मीडियन एपिजियोटमी। तो अवॉइड की बात आ जाए, ये जो MCQ मैंने आपको कहा तो उसमें फिर आपने मीडियोलैटरल एपिजियोटमी क्लिक करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। मीडियोलैटरल एपिजियोटमी में बल्बोस्पोंजियोसिस डैमेज होता है। और स्ट्रक्चर एट रिस्क ऑफ डैमेज की बात आ जाए तो फिर आपने लेवेटर NI लिखना है। मीडियन एपिजियोटमी की बात आ जाए तो वहाँ पे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज होता है, ठीक है। 56-year-old female is going to underwent for hysterectomy for which spinal anesthesia should be given। तो आपने, एक पेशेंट है उसको हिस्टेरेक्टमी हो रही है तो आपने कौन सा स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है। जो पोडेंडल नर्व वाला है आपने पोडेंडल नर्व को ब्लॉक करना है क्योंकि आपकी वो उस एरिया को जो सप्लाई करता है दैट इज़ योर पोडेंडल नर्व। फिर इसके बाद आते हैं patient sustains a stab wound 2 cm deep at 5th intercostal space 4 cm from the mid-axillary line. Which of the following structure is most likely damaged? तो एक पेशेंट है उसको स्टैब वाउंड हुआ है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड एक्सिलरी लाइन। तो आपने Which of the following structure is most likely damaged? तो इसमें intercostal artery is damaged. During thoracocentesis sample taken from the 9th intercostal space। तो 9th intercostal space में आपको 9th intercostal nerve मिलेगी, ठीक है। तो risk of damage to which structure? The 9th intercostal nerve। 50-year-old man known to have hepatoma developed dependent edema with dilated abdominal veins। The most likely structure involved is। तो जब भी हेपाटोमा की बात आ जाए और आपसे कहें कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है दैट इज़ योर IVC। अगर आपको ये कहें कि कौन सा स्ट्रक्चर ये कंप्रेस करवाएगा तो उसमें पोर्टल वेन, ठीक है। कंप्रेस इज़ द पोर्टल वेन, ठीक है, और इन्वॉल्व होगा IVC। डैमेज टू द एडक्टर कैनाल विच स्ट्रक्चर विल बी स्पेयर्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए यू नीड टू नो द एडक्टर कैनाल कंटेंट्स। तो एडक्टर कैनाल में आपको फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, फीमोरल वेसल्स ये सारे नज़र आते हैं, ठीक है। नर्व टू वास्टस
ये सेफेनस नर्व भी आपको मिलता है लेकिन सेफेनस वेन आपको नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको नर्व टू वास्टस मीडियलिस इन द अपर पार्ट ये भी मिलेगा। तो समटाइम्स सेफेनस वेन की जगह वो आपको यहाँ पे वास्टस मीडियलिस और वास्टस लैटरलिस देते हैं। तो विच स्ट्रक्चर विल बी स्पेयर्ड, तो उसमें आपने फिर वास्टस लैटरलिस लिखना है। जो वास्टस मीडियलिस है वो आपके एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स में आता है, वास्टस लैटरलिस नहीं आता। फीमेल डेवलप विंगिंग ऑफ स्केपुला, तो ये रिपीटेड एमसीक्यू है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होती है। फीमेल patient underwent mastectomy which was extended up to the medial axillary wall. Which of the following is the most common complication associated with this procedure? तो जब भी आपको ये स्केपुला या मेस्टेक्टमी की बात आ जाए और उसके बाद जो है मीडियल एक्सिलरी वॉल्व इन्वॉल्व हो तो इसमें विंगिंग ऑफ स्केपुला होगी। पेशेंट हुज क्यूबॉइडल बोन क्रशेस बाय रन ओवर एक्सीडेंट, ठीक है, ये क्रशेस हैं, ठीक है। तो बाय लाइट व्हीकल विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी डैमेज इन द क्यूबिटल ग्रूव या पेरोनियल सल्कस। तो आप हमेशा याद रखो कि जब भी आपके साथ क्यूबॉइडल, इसमें एक क्वेश्चन में आपका आंसर है टिबियालिस पोस्टीरियर। यहाँ पे आपको इन्होंने कहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा क्यूबिटल ग्रूव या पेरोनियल सल्कस में। तो अगर क्यूबिटल ग्रूव और पेरोनियल सल्कस की बात की जाए तो फिर आपने पेरोनियस लॉन्गस टेंडन लिखना है। लेकिन अगर इस चीज़ की बात ना की गई हो देन द आंसर इज टिबियालिस पोस्टीरियर। वो भी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में आ जाएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। वायरस कॉज कैंसर बाय अल्ट्रेशन इन, तो अगर प्रोटो ऑन्कोजीन है ऑप्शन में दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, प्रोटो ऑन्कोजीन से पहले प्रोटीन भी इन्होंने दिया है, तो प्रोटीन इज़ ग्रेटर देन प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, ये आप याद रखो। वायरस कॉज कैंसर बाय अल्टरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज़ ग्रेटर देन प्रोटो ऑन्कोजीन। तो फर्स्ट थिंग दैट came to my mind was proto oncogene, but I didn't know that they will mention about protein synthesis और प्रोटीन। लेकिन अगर प्रोटीन की बात की जाए तो पहले आपने प्रोटीन सिंथेसिस को पिक करना है, फिर प्रोटो ऑन्कोजीन। वायरस आपके साथ कैंसर कॉज करता है बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग की बात आ जाए तो ऑन्कोजीन। रेडिएशन कॉज कैंसर, तो इट रेडिएशन में आपने प्रोटो ऑन्कोजीन की बात करनी है। वायरस कैंसर कॉज करवाएगा ऑन्कोजीन के थ्रू, रेडिएशन कैंसर कॉज करवाएगा प्रोटो ऑन्कोजीन के थ्रू। वायरस जो है आपके साथ कैंसर कॉज करवाएगा बाय अल्टरिंग। अभी यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक एक वर्ड चेंज किया है, तो अल्टरिंग की बात आ जाए तो देन प्रोटीन सिंथेसिस इज ग्रेटर देन प्रोटो ऑन्कोजीन। अ पेशेंट हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा विच रिजल्ट्स इन फ्रैक्चर ऑफ foramen spinosum, the artery runs over the mentioned site, give main supply to which of the following। तो ये आपने फोरामेन स्पाइनोजम के कंटेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। अभी इससे एक आर्टरी पास होती है, वो किस चीज़ को सप्लाई करती है, दैट सप्लाइज योर स्कल वॉल्ट, ठीक है। तो इससे जो आर्टरी आपके साथ पास होगी इट विल सप्लाई योर स्कल वॉल्ट। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सूडोमोनास एरेजिनोजा इन्फेक्शन विद फीवर, तो फीवर की बात जब भी आ जाए और उसके साथ सूडोमोनास मेंशन हो तो सिंपल फीवर में इंटरल्यूकिन 1 होगा, लेकिन सूडोमोनास की फीवर में आपने टीएनएफ को क्लिक करना है, ठीक है। 60-year-old patient presents with high grade fever, headache, positive kerning sign on lumbar puncture, CSF glucose was 40, थोड़ा सा कम है और न्यूट्रोफिल्स रेज्ड हैं, तो दिस इज़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसमें हम सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं, ऑप्शन ए। A patient presents in OPD with complaints of problem in extension of leg. Which of the following arteries supply the extensor compartment of the leg? तो ये आपने याद रखने हैं कि जो लेग में आर्टरीज़ हैं, ठीक है, ये थोड़े से ऑपोजिट हैं। अगर आपसे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की बात कही जाए तो एक्सटेंसर में आपने एंटीरियर टिबियल लिखना है, ठीक है,
और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में आपके साथ पोस्टीरियर टिबिया लाता है। वैसे लेग में आपके एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स भी ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को एंटीरियर टिबियल आर्टरी सप्लाई करती है। सीआरपी, सेरुलोप्लाज्मिन एंड हेप्टोग्लोबिन आर एग्जांपल ऑफ। तो ये सीआरपी, सेरुलोप्लाज्मिन और हेप्टोग्लोबिन आपको मिले, दे आर एग्जांपल ऑफ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। Which of the following embryological structure that first appears at the base of tongue and migrates anteriorly in development? ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके साथ बेस ऑफ द टंग पे पहले अपीयर होते हैं फिर माइग्रेट करते हैं एंटीरियरली? तो ये आपके साथ है थायरोग्लॉसल डाइवर्टिकुलम। जो थायरोग्लॉसल डाइवर्टिकुलम है वो आपके साथ फर्स्ट एट द बेस ऑफ द टंग होगा, फिर आपके साथ वो माइग्रेट करेगा एंटीरियरली इन डेवलपमेंट। तो दैट इज़ योर थायरोग्लॉसल डाइवर्टिकुलम। अच्छा, फिर इसके बाद है इन कुशिंग हर्सुटिज्म इज़ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुशिंग सिंड्रोम में हर्सुटिज्म क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे आपके साथ एड्रीनल एंड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड ACTH। A patient presents with low calcium, low phosphate, high PTH and high ALP. Which of the following is your diagnose? अब भी इसका कैल्शियम लो है, फॉस्फेट भी लो है, ठीक है, और हाई पीटीएच है, ठीक है। हाई पीटीएच मतलब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा। अभी प्राइमरी जो है, प्राइमरी में आपके साथ फॉस्फेट ट्रैशिंग होता है, उसमें फॉस्फेट कम होगा और कैल्शियम ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपके साथ फॉस्फेट कम है, कैल्शियम भी लो है, तो दिस इज़ विटामिन डी डिफिशेंसी, ठीक है, विटामिन डी डिफिशेंसी। जो विटामिन डी डिफिशेंसी है उसमें आपके साथ कैल्शियम भी कम होता है, फॉस्फेट भी कम होता है और पीटीएच आपके साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अच्छा, अ 45-year-old man with a long history of alcoholism presents with severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever and increased serum amylase, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसकी डायग्नोज है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस सुपर इम्पोज्ड ऑन क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस वाज मेड। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जब भी आपको पैंक्रेटाइटिस की बात कहें, ठीक है, और आपसे ये लोग कहें कि ये कौन से टाइप का नेक्रोसिस है, तो दैट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज़ योर फैट नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, अभी रिगार्डिंग ये जो अपर वाला MCQ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये आपके साथ आपने इसमें जो आपके साथ CKD है और विटामिन डी डिफिशेंसी है, उसको आपने लाजमी जो है आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब भी आपके साथ ये अभी देखते हैं इसके स्टेम को, लो कैल्शियम है, लो फॉस्फेट है, ठीक है, और आपके साथ पीटीएच इंक्रीज़ है। तो ये याद रखो कि जब भी आपके साथ कैल्शियम लो होगा, फॉस्फेट लो होगा और पीटीएच ज़्यादा होगा, ये विटामिन डी डिफिशेंसी में होगा, ठीक है। लेकिन जो CKD है वो भी आपके साथ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में होता है, उसमें भी आपके साथ पीटीएच इंक्रीज्ड होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कैल्शियम लो होगा और फॉस्फेट हाई होगा, ठीक है। ये एक डिफरेंस है बिटवीन CKD एंड विटामिन डी डिफिशेंसी। तो विटामिन डी डिफिशेंसी में लो कैल्शियम, लो फॉस्फेट, हाई पीटीएच, ठीक है। जो CKD है उसमें आपके साथ कैल्शियम तो कम होगा लेकिन फॉस्फेट इंक्रीज़ होगा और पीटीएच इंक्रीज्ड होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। विटामिन डी और CKD दोनों में विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म है वो आपके साथ डिक्रीज्ड होंगे, लेकिन CKD में फॉस्फेट विल इंक्रीज़, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर दिस। अच्छा, A 45-year-old man with a long history of alcoholism, ये पैंक्रेटाइटिस की बात है, उसमें फैट नेक्रोसिस होता है,
मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV, तो HIV में न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसी होता है। ये भी रिपीटेड MCQ है। फंगल इन्फेक्शन की बात की जाए तो उसमें कैंडिडा है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV जो है वो आपके साथ TB है। और जो मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स है तो उसमें न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसी आता है। चाइल्ड प्रेजेंट्स विद रिकरेंट रेनाइटिस यूरिटिकेरिया एंड रैश ऑन द लोअर लिम्ब। अच्छा, उसको रिकरेंट रेनाइटिस यूरिटिकेरिया और रैश है लोअर लिम्ब पे, तो ये तो आपके साथ एक एनाफाइलेक्टिक टाइप रिएक्शन हो गया, तो दैट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अच्छा, पेशेंट को लो TSH है, हाई T3 T4, सिंपल क्वेश्चन है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन शोज लोब्यूल्स एंड सीरस SNI, टिपिकल फाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, तो आपको लोब्यूल्स और सीरस SNI आपको मिलते हैं, सब जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी पे आपको लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं और सीरस SNI नज़र आ रहे हैं, तो दीज आर टिपिकली फाउंड इन द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड आपके साथ प्योरली सीरस होता है। जो मैंडिबुलर ग्लैंड है वो आपके साथ मिक्स्ड है। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो आपके साथ प्योरली म्यूसिनस होता है। रिगार्डिंग माइक्रोग्लाइल सेल इन द ब्रेन, तो माइक्रोग्लाइल सेल्स आपके साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। इलियल रिसेक्शन हुई है तो इलियम में कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब होता है? B12। और कुछ पढ़े भी ना, इलियल रिसेक्शन है और आपसे विटामिन डिफिशेंसी का पूछा है तो इलियम में B12 और बाइल एसिड्स रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो दिस इज़ B12। 30-year-old patient in the OPD with complaints of palpitation, ECG was carried out, उसमें आपको supraventricular tachycardia नज़र आ रहे हैं। अगर supraventricular tachycardia का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं लेट्स से, तो you should directly go with adenosine। अगर he is unstable फिर you can go with cardioversion। अभी इसके लिए कैरोटिड मसाज was done, आगे देखते हैं कि क्या मसला है, बट नो एनी रिलीफ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले तो आप ये कैरोटिड मसाज करते हो, ये मैन्यूवर करते हो, अगर इससे रिलीफ हो गए वेल एंड गुड। अभी SVT में आपने क्या देना है, आपने इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन E में एडेनोसिन दिया है तो गो डायरेक्टली विद दैट। पर्सन when trying to focus from distant object to near object, which of the following occur, जब वो distant object से near object की तरफ जाता है तो वहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज आपको मिलेंगी, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज, ऑपोजिट सिनेरियो में रिलैक्सेशन ऑफ या आपको डाइवर्जन ऑफ लाइट रेज मिलेंगी, ठीक है। 50-year-old मैन प्रेजेंट्स in cardiology OPD with central chest pain for 4 hours and also he is having ECG changes। तो 4 hours के अंदर आपने अगर यहाँ पे CKM भी आपको मिला तो यू शुड गो विद दैट। 4 hours में CKM भी नहीं मेंशन किया तो यू कैन गो विद ट्रोप आई, ठीक है। अच्छा, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं ECG, 1 से 2 hours के दरमियान हम करते हैं मायोग्लोबिन। अगर आपसे सबसे इनिशियल चीज़ के बारे में पूछे यू शुड गो विद मायोग्लोबिन। 4 hours के अंदर मैंने आपको कहा सर्च फॉर CKMB, अगर वो ना मिला देन ट्रोप आई, ठीक है। सेंसिटिव आपने याद रखना है कि आई एम स्पेसिफिक, तुम सेंसिटिव, तुम सेंसिटिव हो मैं स्पेसिफिक हूँ, ठीक है। सो आई एम स्पेसिफिक, ट्रोप आई इज स्पेसिफिक, तुम सेंसिटिव, यू आर सेंसिटिव, सो T, trop T for sensitive। While doing surgery, splenic vessels need to be ligated, they are present in which ligament, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ये MCQ, तो दिस इज़ लाइनोरीनल लिगामेंट, ठीक है, लाइनोरीनल लिगामेंट। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट्स विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन एंड पॉजिटिव मर्फी साइन। पॉजिटिव मर्फी साइन आपको किस चीज़ में मिलता है, ठीक है, आपको कोलिसिस्टाइटिस वगैरह में मिलता है, ठीक है। On histology, affected organ, which of the following microscopic feature will be involved, तो ये आपको मिले, इसमें आपके साथ माइक्रोविलाई इन्वॉल्व होंगी, ठीक है।
मैंने इसको याद किया है MI से। जब भी इंटेस्टाइन की बात हो तो उसमें भी आपने माइक्रोविलाई चूज़ करना है। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात हो तो उसमें आपने सीलिया चूज़ करना है। एन एल्डरली मैन प्रेजेंट्स विद कंप्लेंट ऑफ ट्रॉमा टू द लेफ्ट फ्लैंक एंड हेमेचूरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन विल बी मोस्ट हेल्पफुल। तो जब भी आपके साथ एक पेशेंट है, उसको ट्रॉमा टू द लेफ़्ट फ्लैंक हुआ है और हेमेचूरिया है, तो सबसे पहले आपने उसको CT KU भी करना है, CT स्कैन ऑफ द किडनी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है। फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्राइमरी एमेन्यूरिया एंड साइक्लिक एब्डोमिनल पेन। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ अ पिंकिश बल्जिंग मेम्ब्रेन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिंकिश बल्जिंग मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि उसका जो हाइमन है वो आपके साथ परफोरेट नहीं हुआ, तो दैट शुड मेक अ सस्पिशन ऑफ इम्परफोरेट हाइमन। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली बात आपके माइंड में आनी चाहिए। पिंकिश बल्जिंग मेम्ब्रेन एट द वेजाइनल इंट्रोशियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोस। तो इसका आंसर यही ऑप्शन ए होगा, दैट इज इम्परफोरेट हाइमन विद हेमाटोकॉल्प्स। A patient with chronic nephritis presents with weakness and lassitude। CBC में HB कम है, platelets कम है, WBC नॉर्मल, TIBC कम है 25%, फेरेटिन 400। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट, आपने इसमें एरिथ्रोपोएटिन देना है। ठीक है। 54-year-old female patient presents with bloody discharge from nipple. On examination, there is no obvious palpable lump in the breast, although she has complaints of itching and dryness over the nipple. Which of the following is the best investigation? तो 54-year-old woman है, उसको bloody discharge from the nipple है। ठीक है, तो 30 years and above में हम फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर ब्रेस्ट जो करते हैं दैट इज़ मैमोग्राम। ठीक है, और ये ब्लडी डिस्चार्ज आपको इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में यूजुअली मिलता है। ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद कंप्लेंट ऑफ नी पेन दैट एलिविएट्स वाइल टेकिंग एस्पिरिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस। तो एस्पिरिन का मैकेनिज्म क्या है, इसके बिहाइंड एक पेशेंट जो है उसको नी पेन है और वो आपके साथ ज़्यादा होती है बाय टेकिंग एस्पिरिन। तो मैकेनिज़्म क्या है कि यहाँ पे आपके साथ जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो आपके साथ इनहिबिट हो रहे हैं। अ 34-year-old मेल presents with normal secondary sexual characteristics, complaints of infertility, so he was advised serum analysis। उसमें आपको एजोस्पर्मिया नज़र आ रहा है। तो जब भी आपको एजोस्पर्मिया की बात आ जाए तो दिस इज़ अ सार्टोली सेल डिफेक्ट। ठीक है, सार्टोली सेल डिफेक्ट। इस एक्सप्लेनेशन में है कि यहाँ पे आपके साथ FSH और LH डिक्रीज़ हुए हैं, तो इसकी वजह से एजोस्पर्मिया हुआ है। ठीक है, और जो FSH है वो आपके साथ सार्टोली सेल से प्रोड्यूस होता है, तो दिस इज़ अ सार्टोली सेल डिफेक्ट। A patient known case of hypertension and he is on multiple ANS blocker. Which of the following will differentiate a ganglionic blocker from antimuscarinic blocker? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके साथ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर को एंटी मस्करिनिक ब्लॉकर से डिफ्रेंशिएट करेगी? दैट इज़ योर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, एक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करवाती है, दूसरी नहीं करवाती। ठीक है। अब फीमेल पेशेंट इज प्रेजेंट्स विद रैश इन्वॉल्विंग नोज चीक्स बट स्पेयर द नेज़ोलेबियल फोल्ड। टिपिकल सिनेरियो है कि एक रैश है, नोज़ और चीक्स पे है लेकिन नेज़ोलेबियल फोल्ड्स पे नहीं है। दैट इज़ सीन इन SLE। ठीक है, टिपिकल सिनेरियो फॉर SLE। 35-year-old patient presents to the surgical OPD with complaint of severe pain over the left iliac fossa since morning along with constipation। Investigation reveals sigmoid volvulus है। ठीक है, that needs to be urgently operated to avoid ischemia of the following artery। तो इसमें सिग्मोइड वॉल्वुलस है एक पेशेंट को, उसको आपने अर्जेंटली क्यों ऑपरेट करना है कि उसमें कौन सी आर्टरीज़ आपके साथ इस्कीमिया से बच सके, दैट आर द सिग्मोइडल आर्टरीज़। ठीक है, तो सिग्मोइडल आर्टरीज़ को आपने बचाना है
फ्रॉम इस्कीमिया, दैट्स वाई उसको आपने अर्जेंट ऑपरेट करना है सिग्मोइड वॉल्वुलस को, सिग्मोइडल आर्टरीज, ठीक है। जो सिग्मोइडल वॉल्वुलस है वो आपके साथ सिग्मोइडल ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को कंप्रेस करवाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपने उसको अर्जेंटली ऑपरेट करना है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद क्रॉनिक एनीमिया एंड इक्टेरिस, ठीक है। ऑन लैब्स एच बी वो 7, ALP ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन भी है, ALP जब भी रेज हो तो आपके माइंड में ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी आनी चाहिए। HB कम है, एनीमिया और एक्ट्रेस है, LP रेज्ड है। आगे देखते हैं विद रेज्ड कंजुगेटेड बिलिरुबिन, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी साथ में ज़्यादा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ योर डायग्नोस, तो दिस इज़ CBD स्टोन। CBD स्टोन आपके साथ इंडिकेट करता है कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है, जो लिवर के बाद आपको मिलता है, ठीक है। लिवर से पहले अनकंजुगेटेड होता है, लिवर में कंजुगेट हो जाता है, और पोस्ट हेपेटिक जो है आपको लिवर में हाफ अनकंजुगेटेड होता है, हाफ कंजुगेटेड बन जाता है, ठीक है। और लिवर के बाहर पोस्ट 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 लिवर आपको जो मिलेगा बिलिरुबिन, वो आपके साथ कंजुगेटेड होगा, ठीक है। तो ये पोस्ट लिवर और ALP भी रेज्ड है, इट राइजेस अ ग्रेट सस्पिशन ऑफ CBD स्टोन्स, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर lecture number 1 surgery. If you like the video, please do share and subscribe, and thanks for watching.